नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी 101 पर एंड मैं हूं दिव्या वर्मा। तो जैसा कि आप जानते हैं हमारी मुगल शैली चल रही थी और जिसमें हमने दो टॉपिक ऑलरेडी कंप्लीट भी कर लिए हैं, बाबर और हुमायूं। यानी बाबर और हुमायूं के समय की कला को हम पढ़ चुके हैं। अगर आपने वीडियोस अभी तक नहीं देखी हैं तो जाकर देख लीजिएगा। और आज का हमारा टॉपिक है अकबर कालीन चित्रकला। यानी आज की क्लास में हम अकबर के टाइम पीरियड की कला को स्टडी करेंगे। बाकी जो भी स्टूडेंट्स अभी तक हमारे व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं तो जाकर कर लीजिएगा। लिंक आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। आपके जो भी क्वेश्चंस हैं वो आप मुझसे टेलीग्राम चैनल पर पूछ सकते हैं। और आज की जो क्लास है ये आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अकबर कालीन चित्रकला, यहाँ से आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, क्योंकि मुगल शैली का जो वास्तविक प्रारंभ है वो अकबर के टाइम पीरियड से ही माना जाता है। देखिए होता क्या है, इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं, फिर आगे के पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। देखिए 1530 में बाबर की डेथ हो जाती है। फिर राजा कौन बन जाता है? हुमायूं, इसका जो पुत्र है। तो 1530 में बाबर की डेथ हुई और राजा बन गया हुमायूं। फिर 1530 से 1540 तक हुमायूं राज्य करता है। 1530 से 1540 तक हुमायूं राज्य करता है। फिर इसकी लड़ाई होती है शेर शाह सूरी से और जो हुमायूं है वो हार जाता है। इसके बाद में 1555 में जो हुमायूं है वो फिर से अपना जो राज्य है वो वापस पाता है। किस तरीके से पाता है, किससे लड़ाई करता है, तो वो आप हुमायूं वाली जो क्लास है वो देखिएगा जाकर, सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। फिर 1555 में दोबारा से हुमायूं जब राजा बनता है और 56 में इसकी फिर डेथ हो जाती है हुमायूं की। ठीक है, 1556 में हुमायूं की डेथ हो जाती है। अब देखिए 1530 में बाबर की मृत्यु के बाद हुमायूं जब राजा बनता है तो शुरुआत में जो उसका शासन है उसको स्थापित करने में टाइम लगता है और फिर ये जो मुगल शैली है उसमें काम कराना स्टार्ट कर पाता है। तो मुगल शैली का संस्थापक हम हुमायूं के मानते हैं, क्योंकि इसके टाइम से मुगल शैली स्टार्ट हो गई थी। थोड़ा बहुत काम करा पाता है, उसके बाद में ये हार जाता है शेरशाह सूरी से, तो फिर इसको अपना राज्य छोड़ना पड़ता है। और 1555 में जब ये राजा बनता है, कुछ काम करवाता, होता क्या है कि पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर इसकी 56 में डेथ हो जाती है। तो 55 से 56 यानी केवल 1 वर्ष तक ही राजा रह पाता है। तो इतने कम समय में ये मुगल शैली को केवल स्टार्ट कर पाता है, इसने ज्यादा काम कुछ नहीं करवाया है। इसके बाद में राजा बनता है अकबर, और अकबर की जो रणनीतियां हैं आप सभी जानते हैं, वो हिंदू और मुस्लिमों दोनों को साथ में लेकर चलता है। इसलिए उसका जो टाइम पीरियड है उसमें बहुत काम होता है और जिसको हम आज की क्लास में यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे अकबर कालीन कला। तो 1556 में जब हुमायूं की डेथ हो जाती है तब राजा बनता है अकबर, और इसका जो टाइम पीरियड है वो है 1556 से 1605, ये इसके शासन करने का है। अब हम सारे पॉइंट्स यहाँ पर बहुत ही डिटेल में समझने वाले हैं। तो अकबर का जो पूरा नाम है मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर, ये अकबर का फुल नेम है। अकबर का अर्थ होता है महान, ये भी ध्यान रखिएगा, शॉर्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अकबर का अर्थ होता है महान और इसकी माता का नाम है हमीदा बानो बेगम। ठीक है, अकबर की माता कौन है? हमीदा बानो बेगम, और पिता कौन है? हुमायूं। इसकी जो पत्नी है जोधाबाई, जोधाबाई करके एक मूवी भी आई थी, आप सभी देखे भी होंगे शायद। तो इसकी पत्नी है जोधाबाई जो कि एक हिंदू रानी थी। ठीक है, आप सभी जानते हैं ये एक हिंदू रानी थी। और इसका पुत्र कौन है? सलीम, यानी जहांगीर। जहांगीर के समय की जो चित्रकला है वो हम आगे की क्लास में डिस्कस करेंगे। देखिए पुत्र तो इसके कई थे, क्योंकि जो अकबर है ये कई सारे विवाह करता है, लेकिन आगे चलकर जो राजा बनता है जिसके समय की चित्रकला को हम पढ़ेंगे तो वो यहाँ पर मैंने मेंशन किया है। तो ये कुछ यहाँ पर पॉइंट्स थे जो आपको जानने जरूरी हैं। यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है, तो इन सभी को आप ध्यान रखिएगा। अब आगे समझिएगा, यहाँ पर जब हुमायूं शेरशाह सूरी से हारकर राजस्थान और सिंध में भटक रहा था, उसी समय 1542 ईस्वी में अमरकोट के किले में अकबर का जन्म होता है।
ये पॉइंट्स आपको पिछली क्लास में बताया जा चुका है। तो अकबर का देखिए जन्म हो चुका है और हुमायूं की मृत्यु के समय अकबर 13 वर्ष का था और पंजाब में बहराम खां के साथ में सिकंदर शाह सूरी के विरुद्ध अभियान पर था, यानी इसके विरुद्ध ये लड़ाई में था। हुमायूं की मृत्यु का समाचार उसे कालानौर पंजाब में मिला और वहीं पर 1556 में अकबर का राज्याभिषेक हुआ और वो सम्राट घोषित हो गया। तो हुमायूं की जब मृत्यु हो जाती है तो राजा कौन बन जाता है? अकबर। अकबर स्वभाव से उदार था, वो सभी धर्मों का समान रूप से आदर करता था क्योंकि उसको पता था कि भारत में अगर राज्य करना है तो हिंदू मुस्लिम सबको साथ में लेकर चलना पड़ेगा, क्योंकि भारत में आप जानते हैं अधिकतर हिंदू राजा ही थे। तो सभी को साथ में लेकर चलना पड़ेगा, सभी धर्मों का सम्मान करना पड़ेगा, तभी आगे चलकर हम राज्य कर सकेंगे। उसने 1582 ईस्वी में दीन इलाही नामक नया मत चलाया। ये किसके द्वारा चलाया गया है? अकबर के द्वारा। आपसे पूछा जा सकता है कि दीन इलाही नामक नया मत किसके द्वारा चलाया गया? तो अकबर के द्वारा। अकबर ने हिंदुओं को उच्च पद दिए। अकबर ने अपने दरबार में जो हिंदू शासक थे उनको उच्च पद दिए। और दीन इलाही का अर्थ होता है ईश्वर का धर्म। इसे आप ध्यान रखिएगा, हो सकता क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि दीन इलाही का क्या अर्थ होता है? तो ईश्वर का धर्म। और अकबर ने सुलह ए कुल की नई नीति अपनाई और अपने अधीन सभी लोगों को सभी प्रकार से संतुष्ट करने का प्रयास किया। उसने धार्मिक कर हटाए। देखिए, एक जजिया कर होता है जो केवल हिंदुओं से लिया जाता था और ये एक प्रकार का तीर्थ कर होता है, यानी जो मुस्लिम हैं वो अगर अपने धार्मिक स्थल पे जाते हैं यात्रा करने तो उनसे कोई भी टैक्स नहीं लिया जाता था, लेकिन जो हिंदू थे अगर वो अपनी यात्रा करने कहीं जा रहे हैं धार्मिक यात्रा तो उनसे कर लेते थे, जिसको कहते हैं जजिया कर। तो ये किसने हटाया? अकबर ने। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। और हिंदुओं को उच्च पद दिए व हिंदू राजघरानों से संबंध स्थापित किए। देखिए, इसने शादियां भी की थी और खुद इसकी जो रानी है जोधाबाई वही हिंदू थी। उसने स्वयं राजा भारमल की पुत्री जोधाबाई से विवाह किया। वह स्वयं पढ़ा लिखा ना होते हुए भी साहित्य और कला का प्रेमी था। देखिए, जो अकबर है ये पढ़ा लिखा नहीं था, इसको अशिक्षित बादशाह भी कहते हैं। तो अकबर स्वयं पढ़ा लिखा नहीं था लेकिन फिर भी साहित्य और कला का ये प्रेमी था और इसने आगे चलकर कई सारी पुस्तकों का अनुवाद भी कराया है जो अभी आपको बताया जाएगा। इसके दरबार में 9 रत्न थे। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अकबर के दरबार में 9 रत्न थे जिसमें शामिल थे बीरबल। बीरबल को आप सभी जानते होंगे, अकबर बीरबल के किस्से खूब सुने होंगे। दूसरे हैं फैजी, तानसेन जो कि संगीत से संबंधित हैं, और फिर यहाँ पर हैं टोडरमल और अबुल फजल राजा मान सिंह। देखिए, अभी आपको बताया गया था कि जो अकबर है इसने हिंदुओं को उच्च पद दिए हैं, तो राजा मान सिंह जो हैं ये इसके 9 रत्नों में शामिल हैं। और मुल्ला दो प्याजा, अब्दुल रहीम खाने खाना और हकीम हुमाम जिसे फकीर अजियाउद्दीन भी कहते हैं। तो ये 9 रत्न हैं अकबर के दरबार के। आगे समझिएगा अकबर का कला प्रेम। अब यहाँ से स्टार्ट होता है अकबर का कला प्रेम, यानी कि अगर आपसे सिद्ध करने को आ जाए कि अकबर कला में रुचि रखता था, इस पॉइंट को सिद्ध करिए, तो ये सारी चीजें आप लिख कर आएंगे जो आगे आपको अभी बताई जाएंगी। अब देखिएगा, अकबर बचपन से ही चित्रकला में रुचि रखता था और काबुल में उसने अब्दुल समद सिराजी से चित्रकारी भी सीखी थी। ये पॉइंट आपको बताया गया है जब आपको हुमायूं कालीन चित्रकला पढ़ाई गई थी कि अकबर और इसके जो पिता हैं हुमायूं, दोनों ने अब्दुल समद सिराजी से चित्रकारी सीखी थी। वह चित्रकारों से बड़ा प्रेम करता था, उनसे लगाव रखता था और उन्हें प्रोत्साहन भी देता था। यानी कोई चित्रकार अगर अच्छा काम कर रहा है तो उसे उपहार देता था। और अकबर की चित्रशाला में जो हिंदू कलाकार हैं वो सबसे ज्यादा थे, हिंदू चित्रकार सबसे ज्यादा थे। चित्रशाला का मतलब है जहाँ पर चित्र बनाए जाते थे। तो अकबर की जो चित्रशाला है इसमें हिंदू चित्रकार ज्यादा थे। अबुल फजल की जो आईने अकबरी है ये ग्रंथ है जो कि अबुल फजल के द्वारा लिखा गया है। तो अबुल फजल की जो आईने अकबरी है उससे पता चलता है
कि अकबर को बाल्यकाल से चित्रकला के प्रति स्वाभाविक झुकाव था। यानी अबुल फजल अपनी आईने अकबरी में क्या लिखते हैं कि अकबर को बाल्यकाल से ही चित्रकला में काफी लगाव था। उसने बड़े बड़े कलाकारों को अपने दरबार में आश्रय प्रदान किया और उन्हें उचित अर्थ एवं सम्मान दिया, यानी कि पैसे दिए, सम्मान दिया जो अच्छे कलाकार होते थे। अकबर को व्यक्ति चित्र, जिन्हें हम शबीह कहते हैं या फिर इंग्लिश में पोर्ट्रेट कहते हैं, तो अकबर को शबीह या फिर पोर्ट्रेट बनवाने में काफी रुचि थी। उसने अपनी और अनेक उमराओं के पूर्ण कद चित्र बनवाए। पूर्ण कद का मतलब है सिर से लेकर पैर तक। उसके चित्रकला प्रेम के प्रमुख उदाहरण पोथी चित्र और दिल्ली में अरब की सराय व फतेहपुर सीकरी के भित्ति चित्र हैं। देखिए, अकबर के टाइम पीरियड में अधिकतर चित्र कैसे बने हैं? पोथियों में। फुटकर चित्र कम बने हैं, पोथी चित्र ज्यादा मिले हैं। पोथी चित्र का मतलब है कि पूरी पूरी बुक चित्रित की जाती थी, इस प्रकार से। और अरब की सराय व फतेहपुर सीकरी में भित्ति चित्र भी इसने बनवाए हैं। अगला पॉइंट समझिएगा यहाँ पर, अकबर कालीन प्रमुख ग्रंथ। अब ये जो भी ग्रंथ आपको बताए जाएंगे, इनके चित्र बने हैं अकबर काल में। जैसे कि यहाँ पर समझिएगा, अकबर कालीन जो भी ग्रंथ हैं वो 4 भागों में डिवाइड किए गए हैं। पहला है अभारतीय कथाएं, यानी जो भारत से संबंधित नहीं है, अभारतीय कथाओं के चित्र, जिसमें आता है हमजानामा, तूतीनामा और खमसा निजामी। हमजानामा जिसको हुमायूं काल में पढ़ाया जा चुका है, तूतीनामा जिसमें तोते की प्रेम कहानियां हैं, और खमसा निजामी। अगले आते हैं यहाँ पर भारतीय कथाओं के चित्र, यानी अकबर के टाइम पीरियड में जो भारतीय कथाएं हैं, जैसे कि रामायण हो गई, रज्मनामा जो महाभारत का ही फारसी अनुवाद है, नल दमयंती और अनवार सुहेली। अनवार सुहेली जो है ये पंचतंत्र का फारसी अनुवाद है। तो कुछ ये भारतीय कथाएं हैं जिनको अकबर के टाइम पीरियड में चित्रित किया गया है। और फिर यहाँ पर आते हैं ऐतिहासिक ग्रंथ जो कि इतिहास से संबंधित हैं, जैसे कि शाहनामा जो कि ईरान के राजाओं का इसमें इतिहास मिलता है, तैमूर नामा जिसमें तैमूर वंश का इतिहास है, बाबर नामा जिसमें बाबर के टाइम पीरियड का इतिहास है, अकबर नामा जो अकबर के समय का है, और इसके अलावा तारीख अल्फी यानी दुनिया का इतिहास, जमी उत तवारीख और जोग बहिस्ते सादी का गुलिस्तान। तो ये कुछ ऐसे ग्रंथ हैं जो ऐतिहासिक हैं और जिनका चित्रण अकबर के काल में किया गया है। आगे समझिएगा, अगला पॉइंट आता है व्यक्ति चित्र। तो अकबर के टाइम पीरियड में जो भी चित्र बने हैं वो इस प्रकार से हैं। इसने व्यक्ति चित्र बनवाए, और जो ग्रंथ यहाँ पर आपने पढ़े हैं इन सब का इसने क्या करवाया है? चित्रण करवाया है, यानी इनसे संबंधित चित्र बनवाए हैं। अब एक एक करके जो इम्पोर्टेंट ग्रंथ हैं जिनसे क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं उनको हम पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहला आता है दास्तान ए अमीर हमजा या फिर हमजानामा। इसके बारे में आपको पिछली क्लास में बताया भी गया था, लेकिन यहाँ पर थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये जो ग्रंथ है दास्तान ए अमीर हमजा, इसमें है क्या? तो मोहम्मद साहब के चचा अमीर हमजा की कहानियां हैं। इसमें क्या है? मोहम्मद साहब के समय में जो अमीर हमजा थे उनकी साहसिक कहानियां इस ग्रंथ में हैं, और इसमें उनके वीरतापूर्ण और साहसिक कार्यों का इस ग्रंथ में वर्णन किया गया है, तथा बाद में इसमें कुछ प्रेम कथाएं भी जोड़ दी गई हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि हमजानामा क्या है, तो अमीर हमजा की वीरतापूर्ण और साहसिक कहानियों का इसमें वर्णन है। इस ग्रंथ में यानी हमजानामा में 360 कहानियां हैं, ध्यान रखिएगा। और कहा जाता है कि इसके कुछ चित्र हुमायूं के समय में भी बने हैं, जबकि राय कृष्ण दास जी जो हैं ये हमजानामा को अकबर के समय में ही चित्रित मानते हैं। देखिए, इसमें कई विद्वानों का अपना अलग अलग मत है। कुछ मानते हैं कि इसका चित्रण हुमायूं के टाइम पीरियड से स्टार्ट हो गया था। कुछ विद्वान मानते हैं, जिनमें राय कृष्ण दास जी शामिल हैं, ये मानते हैं कि हमजानामा का जो चित्रण है वो पूर्ण रूप से अकबर के टाइम पीरियड पर भी हुआ है। तो इसे ध्यान रखिएगा, दोनों पॉइंट्स आपको बता दिए गए हैं। आगे देखिएगा, अकबर कालीन चित्रित समस्त ग्रंथों में हमजानामा चित्रावली बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन चित्रों का निर्माण कपड़े पर आरोपित कागज पर हुआ है।
यानी कि जैसे ये कपड़ा है और इस कपड़े पर कागज को चिपका कर, ठीक है, कपड़े पर कागज चिपका कर फिर उसके ऊपर चित्र बनाए गए हैं इस तरीके से। और जिसकी माप कितनी है, 68 इंटू 52 सेंटीमीटर, यानी जो चित्र बने हैं उनकी माप है 68 गुणे 52 सेंटीमीटर। अगला पॉइंट समझिएगा, हमजानामा, एक सेकंड, हाँ, अकबर ने हमजानामा को 12 खंडों में विभाजित करवाया और जिसमें लगभग 2400 चित्र बने हैं। तो हमजानामा जो है ये 12 खंडों में विभाजित है और इसमें लगभग कितने चित्र हैं, 2400 चित्र हैं। और इसका जो चित्रण है मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी की देख रेख में हुआ है और 15 वर्षों में ये पूरा हुआ है। यानी इसका चित्रण करने में कितना टाइम लगा है, 15 वर्ष, ठीक है। और अबुल फजल के अनुसार किसी ने भी इस पुस्तक के समान यानी हमजानामा के समान दूसरा जवाहरात नहीं देखा होगा और ना ही किसी राजा के पास इसके बराबर कोई मूल्यवान वस्तु होगी। ये किसने कहा है, अबुल फजल ने कहा है हमजानामा के बारे में। फिर आगे समझिएगा, अगला ग्रंथ आता है तूतीनामा। तूतीनामा जो है इसका टाइम पीरियड है 1560 से 1568 ईस्वी। तूतीनामा का जो विषय है तोते का प्रेमालाप है, यानी तोते से संबंधित इसमें प्रेम कहानियां हैं और इसमें 103 चित्र हैं। इसके चित्रों पर हमजानामा का प्रभाव दिखाई देता है, यानी तूतीनामा में जो चित्र बने हैं उन पर हमजानामा के चित्रों का प्रभाव दिखाई देता है। वस्त्र, प्रकृति और वास्तु का अंकन, वास्तु का मतलब है जो भवन वगैरह बनाए गए हैं, तो वस्त्र, प्रकृति और वास्तु का अंकन हमजानामा के चित्रों से मिलता जुलता है, जबकि पक्षियों के चित्रण में भारतीय प्रभाव दिखाई देता है। और इसके जो चित्र हैं, चित्रों पर बसामन, दसवंत, इकबाल जैसे कलाकारों के नाम मिलते हैं। और ये जो चित्र है ये चेस्टर बेटी संग्रहालय डबलिन में संग्रहित है। कहाँ पर है, चेस्टर बेटी संग्रहालय डबलिन में रखा हुआ है जो तूतीनामा ग्रंथ है। आगे समझिएगा, नेक्स्ट यहाँ पर आता है बाबरनामा। इस ग्रंथ का फारसी अनुवाद खाने खाना ने किया था। आपको बताया गया है कि बाबरनामा जो है ये स्वयं बाबर ने लिखा था तुर्की भाषा में, फिर इसका फारसी भाषा में अनुवाद करवाता है कौन, अकबर, और जिसकी एक प्रति अकबर को सन 1589 ईस्वी में भेंट स्वरूप मिली थी, गिफ्ट के रूप में मिली थी। और इस ग्रंथ में 144 चित्र हैं। बाबरनामा में कितने चित्र हैं, 144 चित्र हैं और 48 यानी 48 कलाकारों के नाम अंकित हैं, चित्रों पर यानी नाम अंकित हैं। फिर अगला यहाँ पर आता है अकबरनामा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझ लीजिएगा। तो अकबरनामा जो है यह अकबर के काल की सर्वोत्तम कृतियों में से एक है और 16वीं शताब्दी के अंतिम दशक की है। इसका शलीम का जन्म चित्र विशेष रूप से प्रसिद्ध है, यानी अकबरनामा में बहुत सारे चित्र बने हैं लेकिन इसमें जो ये चित्र है शलीम का जन्म, ये चित्र बहुत ही प्रसिद्ध है और इस चित्र को 6 भागों में बांटा भी गया है। अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, इस चित्र को फिर पढ़ते हैं। शलीम के जन्म वाला चित्र ये है, देखिए यहाँ पर ये चित्र है जिसमें यहाँ पर शलीम का जन्म दिखाया गया है। ये देखिए यहाँ पर शलीम का स्नान करते हुए चित्र है, यहाँ पर शलीम और उनकी माता का चित्र है, इस प्रकार से, जिसको यहाँ पर 6 खंडों में डिवाइड किया गया है। अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो जो पहला खंड है इसमें दिखाया गया है महल के बाहर दान बांटने वाले, दूसरे खंड में दिखाया गया है महल के अंदर प्रथम आलिंद में वादक यानी गाने बजाने वाले, और तीसरे में स्त्रियों का जमघट तथा सलीम का स्नान, चौथे में जच्चा माँ के कमरे का दृश्य और पांचवें में गर्दन फुलाए मोर छत पर बैठा है, और जो आखिरी खंड है इसमें क्षितिज यानी आकाश दिखाया गया है। अब इस चित्र को देखिए, जो इसमें पहला खंड है इसमें महल के बाहर दान बांट रहे हैं, ये देखिए, ठीक है, ये पहला खंड है जिसमें महल के बाहर दान बांटा जा रहा है। और जो दूसरा खंड है इसमें देखिए वादक हैं, कुछ तबले बजा रहे हैं और कुछ यहाँ पर जो बांसुरी है वो बजा रहे हैं। फिर अगला जो खंड है इसमें देखिए शलीम का स्नान हो रहा है, स्त्रियां खड़ी हैं यहाँ पर भीड़ लगाए और यहाँ पर शलीम का स्नान हो रहा है। अगले दृश्य में माँ और बच्चा यानी शलीम है और उनकी माता हैं।
फिर नेक्स्ट यहाँ पर है जिसमें छत पर बैठा मोर दिखाया गया है और इसके ऊपर क्या है, क्षितिज है। तो इस प्रकार से जो सलीम जन्म का चित्र है वो 6 खंडों में डिवाइड है। इसके अलावा रणथंभौर किले की घेराबंदी वाला जो चित्र है वो भी इसी ग्रंथ में है, यानी अकबरनामा में। इस ग्रंथ के लेखक हैं अबुल फजल। अकबरनामा को किसने लिखा है, तो लेखक हैं अबुल फजल और इसके चित्रकार कौन है, बसामन। प्रमुख चित्रकार बसामन है। तो लेखक अलग हैं, चित्रकार अलग हैं, ध्यान रखिएगा। क्योंकि अकबरनामा जो है ये क्या है, एक ग्रंथ है जिसमें अकबर के समय की जो शासन व्यवस्था है और बहुत सारी चीजें इसमें दी हैं। लेकिन जो चित्रित ग्रंथ है जिसमें चित्र मिलते हैं, तो चित्र किसने बनाए हैं, बसामन। और भी कई कलाकार हैं लेकिन बसामन उनमें प्रमुख हैं। फिर आगे देखिएगा, यहाँ पर अगला आता है रज़्मनामा। अब समझिएगा कि रज़्मनामा है क्या। तो महाभारत का फारसी अनुवाद अब्दुल कादिर बदायूनी ने रज़्मनामा नाम से किया है। तो रज़्मनामा क्या है, महाभारत का फारसी अनुवाद है। ठीक है, महाभारत का फारसी अनुवाद रज़्मनामा नाम से किया गया है और यह अकबर के भारतीय संस्कृति के प्रति लगाव का एक प्रमुख उदाहरण है। इससे हमें क्या पता चलता है कि अकबर जो है इसका भारत की संस्कृति के प्रति कितना लगाव था। तभी तो ये रज़्मनामा का फारसी भाषा में अनुवाद करवाता है, ताकि जो मुस्लिम लोग हैं उनकी भाषा फारसी थी, ईरानी थी, तो उसको समझ सकें। और इसमें 169 यानी 169 चित्र हैं। रज़्मनामा में कितने चित्र हैं, 169 चित्र हैं और जिन्हें लगभग 50 चित्रकारों ने पूर्ण किया था। इस ग्रंथ के चित्रण में, समझिएगा, इस ग्रंथ के चित्रण में करीब 4 लाख रुपए खर्च हुए थे। उस टाइम पे 4 लाख रुपए खर्च हुए थे और आज के समय पर इसकी कीमत तो समझिए कितनी ज्यादा होगी। और इसके चित्रण कार्य के दौरान ही, यानी रज़्मनामा का जब चित्रण चल रहा था, तो इस चित्रण के दौरान ही चित्रकार दसवंत पागल हो जाता है। रज़्मनामा का चित्रण करते करते जो दसवंत है ये पागल हो जाता है और आगे चलकर 1584 में उसने सुसाइड कर ली या फिर आत्महत्या कर लेता है। और बसामन, लाल, तुलसी, मिस्किन इत्यादि प्रमुख चित्रकार थे, यानी रज़्मनामा के ये प्रमुख चित्रकार हैं। वर्तमान में यानी आज के समय पर ये जो ग्रंथ है रज़्मनामा, ये सवाई मान सिंह द्वितीय संग्रहालय में सुरक्षित है। तो आज के टाइम पर ये ग्रंथ कहाँ सुरक्षित है, सवाई मान सिंह द्वितीय संग्रहालय में सुरक्षित है। अगला ग्रंथ यहाँ पर आता है अनवार ए सुहेली। नाम क्या है, अनवार ए सुहेली। अब ये क्या है समझिएगा। इस ग्रंथ में भारतीय पंचतंत्र का ईरानी संस्करण है। यानी जो पंचतंत्र है, पंचतंत्र की कहानी आप सभी ने सुनी होगी। तो पंचतंत्र का ईरानी या फिर फारसी संस्करण जो है वो अनवार ए सुहेली नाम से अकबर ने करवाया था और इसका जो अरबी रूप है वो कलीलाह दमनह कहलाता है। इसका फारसी जो संस्करण है वो अनवार ए सुहेली नाम से है और अरबी में भी इसका संस्करण करवाया गया है जो कि कलीलाह और दमनह नाम से है और जिसका नाम पंचतंत्र के 2 गीदड़ों यानी करकट और दमनक पर आधारित है। यानी ये जो नाम है कलीलाह दमनह, ये पंचतंत्र के 2 गीदड़ों करकट और दमनक पर आधारित है। पंचतंत्र में क्या है, तो पशु पक्षियों की कहानियां बताई गई हैं और अकबर ने इसकी कई सारी जो प्रतियां हैं वो चित्रित करवाई हैं। अकबर ने ही पशु पक्षियों के किस्से कहानी वाले ग्रंथों का एक अन्य अनुवाद भी करवाया है अबुल फजल से, जो कि कलीलाह दमनह पर आधारित है, जिसका नाम है अय्यार दानिश। ठीक है, तो इसने पंचतंत्र का कई भाषाओं में अनुवाद करवाया है, फारसी में करवाया है, अरबी में करवाया है। इन पॉइंट्स को ध्यान रखिएगा। आगे यहाँ पर समझिए अकबर कालीन प्रमुख चित्रकार, जिसमें आते हैं मीर सैयद अली अब्दुल समद शिराजी और दसवंत, बसामन, मिस्किन। फिर नेक्स्ट है यहाँ पर केशव, महेश, मुकुंदलाल और आगे हैं माधो, सामलदास, तारानाथ, जगन्नाथ, माधव। ये माधो और माधव एक ही है। फिर नेक्स्ट यहाँ पर है खेमकरण। तो देखिए यहाँ पर कि अकबर के काल में कितने सारे चित्रकार थे। कई तो मैंने लिखवाया नहीं है, बहुत चित्रकार थे, अनगिनत चित्रकार थे। ठीक है, आगे समझिएगा। अगला पॉइंट आता है अकबर कालीन चित्रकला की प्रमुख विशेषताएं।
यानी अकबर के काल में जो भी पेंटिंग्स बनाई गई हैं, जो भी चित्र बने हैं, उनकी क्या विशेषताएं रही हैं, किस प्रकार के वस्त्र बने हैं, कैसे महल बनाए गए हैं और कैसे रंगों का इस्तेमाल किया गया है, तो ये हम विशेषताओं के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो पहला पॉइंट यहाँ पर है कि रेखाओं में लय और गति है। रेखाओं में लय और गति है, रिदम है। वस्त्रों की जो सिलवटें हैं और वास्तु यानी भवन वगैरह, पेड़ पौधे और पहाड़ों को रेखाओं से स्वाभाविक रूप दिया गया है, यानी रियलिस्टिक बनाए गए हैं। फिर नेक्स्ट यहाँ पर है चमकीले रंगों के साथ में हल्के और धूमिल रंगों का संतुलित प्रयोग हुआ है। तो रंग कैसे लगाए गए हैं, बहुत ज़्यादा चमकीले भी नहीं हैं और बहुत ज़्यादा डल भी नहीं है, मीडियम लगाए गए हैं। फिर प्रायः एक चश्म और 1.5 चश्म चेहरे बनाए गए हैं। आकृतियों में भाव और सजीवता है, यानी देखने में रियलिस्टिक लगती हैं, रियल लगती हैं। पुरुषों को जामा और पजामा, पगड़ी तथा स्त्रियों को भारतीय वेशभूषा पहने हुए दिखाया गया है। तो ये पुरुषों का परिधान है, उनको जामा और पगड़ी पहने हुए दिखाया गया है। स्त्रियों को भारतीय वेशभूषा में चित्रित किया गया है। फिर नेक्स्ट यहाँ पर वास्तु यानी जो भवन है, पेड़, पहाड़ और मानवाकृतियों की भीड़ दिखाई गई है, यानी बहुत भीड़ भाड़ दिखाई गई है और विभिन्न खंडों द्वारा घटनाओं को क्रमबद्ध ढंग से प्रस्तुत किया गया है। जैसे आपको सलीम जन्म वाला दिखाया गया था, जिसमें क्या है, चित्र को कई खंडों में डिवाइड किया गया है और घटनाओं को क्रमबद्ध दिखाया गया है कि महल के बाहर दान बांट रहे हैं, फिर गाना बजाना चल रहा है, सलीम का स्नान हो रहा है, इस प्रकार से सारी चीज़ें वहाँ पर दिखाई गई थी। अगला पॉइंट है यहाँ पर चित्रों के बीच में सुलेख की पट्टियाँ बनाई जाती थी, यानी चित्र बना है, चित्र के बीच में सुलेख यानी कुछ जो थॉट होते हैं या फिर कोट वगैरह लिख दिए जाते थे, जो कि किस भाषा में होते थे, अरबी, फारसी, क्योंकि जो भी चित्रकार हैं, ज़्यादातर चित्रकार कैसे थे, मुस्लिम थे, तो फारसी अरबी भाषा में, फारसी भाषा में लिखा जाता था। और देखिए यहाँ पर जो ईरानी प्रभाव को दर्शाता है, यानी ईरानी चित्र जो हैं उनमें इस प्रकार की सुलेख की पट्टियाँ मिलती थी। तो ये जो काम है चित्रों के बीच में सुलेख लिखने का, ये ईरानी प्रभाव दर्शाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर अकबरी चित्रों का जो आकार है पूर्ववर्ती भारतीय लघु चित्रों की अपेक्षा सामान्यतः बड़ा है, यानी पहले के जो भारतीय लघु चित्र थे जिसमें आपको राजस्थानी शैली पढ़ाया गया है, तो उनसे थोड़ा सा बड़ा है। और अगला पॉइंट है यहाँ पर चित्रों के हाशियों में जो हाशिए बनते हैं उनमें बेल बूटे और मानव आकृतियों की सजावट मिलती है, यानी हाशिए कैसे बने हैं, सजावटदार बने हैं। और नेक्स्ट यहाँ पर पॉइंट है ईरानी और भारतीय प्रभावों के साथ में यूरोपीय प्रभाव भी दिखाई देने लगा था। अकबर के काल में कई सारे यूरोपीय चित्रकार आते हैं, तो उनके चित्रों का प्रभाव भी अकबरी चित्रों में यानी अकबर के टाइम के जो चित्र हैं उन पर दिखाई देने लगता है। विशेषकर छाया प्रकाश और परिप्रेक्ष्य यानी पर्सपेक्टिव का जो प्रयोग है वो बढ़ जाता है। यूरोप की विशेषता ही ये है कि वो चित्रों को रियल बनाते हैं, पर्सपेक्टिव दिखाते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा काम नहीं हो रहा था। लेकिन अकबर के टाइम पीरियड से जो पर्सपेक्टिव है यानी जो परिप्रेक्ष्य है, चित्रों का जो छाया प्रकाश है वो दिखाना प्रारंभ हो जाता है। और अकबर कालीन प्रमुख चित्र जिसमें आते हैं बादशाह अकबर बाज पक्षी के साथ में, यानी अकबर को बाज पक्षी के साथ में दिखाया गया है। रणथंभौर किले की घेराबंदी और बाबर सोन नदी पार करते हुए, इस चित्र को अभी आपको दिखाया जाएगा। नेक्स्ट है बाबर बगीचे में दावत करते हुए और सलीम का जन्म। अगला है यहाँ पर पुल पार करते हुए हाथी, तोप खींचते हुए बैल और गोवर्धनधारी कृष्ण। इसके अलावा और भी कई सारे चित्र हैं, बट ये इंपॉर्टेंट है, इनको आप ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट यहाँ पर धोखेबाज पत्नी। अब देखिए ये जो चित्र था बाबर सोन नदी पार करते हुए, इसको देख लीजिए, फिर आगे के पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। तो ये चित्र है जिसमें बाबर को एक बड़ी सी नाव पर दिखाया गया है। ये बीच में लाल कपड़ों में बाबर है जो कि बड़ी सी नाव पर बैठा हुआ है और इसके साथ में और भी कई सारी नावें हैं इस तरीके से। और ये सोन नदी बह रही है जिसमें बाबर अपने नाव पर बैठकर सोन नदी को पार कर रहा है। तो यही चित्र था जिसका नाम है बाबर सोन नदी पार करता हुआ। अब आगे समझिए, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं। पहला पॉइंट है कि मुगल शैली में चित्रण के लिए चुनी गई प्रथम पांडुलिपि हमजानामा है,
यानी मुगल शैली में सबसे पहले अगर किसी बुक का चित्रण हुआ है तो वो है हमजानामा। नेक्स्ट यहाँ पर बसावन जो है, बसावन चित्रकार जो है ये अकबर कालीन सर्वश्रेष्ठ चित्रकार है। बेस्ट चित्रकार कौन है? बसावन। फिर अगला पॉइंट है जो मिस्किन चित्रकार है, ये अकबर कालीन सर्वश्रेष्ठ पक्षी चित्रकार है। ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर आता है, अकबर के काल को मुगल साहित्य व मुगल कला का स्वर्ण काल कहा जाता है। अब देखिए थोड़ा सा इसे समझ लेते हैं। मुगल साहित्य का स्वर्ण काल इसलिए कहते हैं, अभी आपने पढ़ा कि अकबर ने कई सारे जो ग्रंथ थे, भारतीय ग्रंथ थे, जिसका इन्होंने अनुवाद करवाया है। ठीक है। इसके समय में बहुत सारे ग्रंथ भी लिखे गए हैं। तो ये स्वयं पढ़ा लिखा तो नहीं था, लेकिन रुचि रखता था चीजों को जानने का। तो मुगल साहित्य का इसके समय में स्वर्णकाल होता है। और मुगल कला का, देखिए कला में सभी कलाएं आ जाती हैं, चित्रकला हो चाहे स्थापत्य कला हो, सभी कलाएं आती हैं। आगे आपको पढ़ाया जाएगा, जब जहांगीर का समय पढ़ाया जाएगा तो वहां पर आपको बताया जाएगा कि जो मुगल शैली है या फिर जो मुगल चित्रकला है, केवल चित्रों की जब बात होती है उसका स्वर्णकाल मानते हैं जहांगीर के टाइम पीरियड को। ठीक है। आगे देखिएगा, अकबर के समय में जो ग्रंथ चित्रण है वो सर्वाधिक हुआ है। इसके समय में फुटकर चित्र बहुत कम मिलते हैं, जो भी चित्र हैं वो ग्रंथों में है। और लास्ट पॉइंट यहाँ पर है, अकबर एक ऐसा शासक था जिसने पहली बार वेद एवं पुराणों का अनुवाद फारसी भाषा में करवाया है। क्योंकि वेद पुराण संस्कृत में थे, संस्कृत ये जानता नहीं था, इसको आती थी फारसी यानी ईरानी। तो फिर इसने क्या कहा, मतलब क्या करवाया, जो भी ग्रंथ थे भारत के उनका फारसी भाषा में अनुवाद कराया ताकि वो चीजों को समझ सके। ठीक है। तो अकबर टाइम की जो कला है, चित्रकला है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अच्छे से पढ़ लीजिएगा, एक दो बार वीडियो को देख लीजिएगा, और कहीं पर अगर आपको कोई डाउट लगता है तो क्वेश्चन आप टेलीग्राम चैनल पर पूछ सकते हैं, आंसर भी आपको टाइम रहते दे दिया जाएगा। ये क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और बहुत जल्द हम जहांगीर के टाइम पीरियड की जो कला है उसको डिस्कस करेंगे। बाकी सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी आने वाली वीडियोस हों उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। और मिलते हैं दोस्तों बहुत जल्द किसी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों। जय हिंद।